की सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, उसको हम जोड़ते कैसे, और तीसरा हम बात करेंगे उसकी कमीशनिंग की, उसको पहली बार चेक कैसे करते हैं कि वो अपनी जो दी गई लिमिट्स हैं उस लिमिट तक काम करता है और एफिशिएंटली कर रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम को लीकेजेस तो नहीं है। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जब हम ट्राइजल टेस्ट करते हैं तो बुनियादी प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर वो चल रहा होता है, वो बेसिकली प्रैक्टिस टेस्ट क्या है, उसकी बेसिक्स के ऊपर सिंपल एक छोटी सी बात करेंगे ताकि इतना पता लग जाए कि मेन जो 2-3 कंपोनेंट्स हैं उसके वो क्या है। देन इज द टाइप्स ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट कितने एग्जाम के हो सकते हैं जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्राइजल में हम परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा सैंपल टेस्ट डाटा और उसके परफॉर्मर के ऊपर बात करेंगे। ये इसके अंदर आपको तकरीबन तमाम पार्ट्स इसके नजर आ जाएंगे। ये मेन फ्रेम है जो आपने पहले देखा हुआ है, ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है। इस मेन फ्रेम के अंदर ये ट्राइजल का सेल पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ट्राइजल सेल, इसको हम सेल करके इसके अंदर हम सैंपल लगाते हैं। हमारे केस में हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि एनालॉग है, तो हमारे केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर नहीं है बल्कि वहां पे एक डायल गेज मौजूद है जो कि काम बिल्कुल वही करती है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर करता है। ट्रांसड्यूसर में और डायल गेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डायल गेज में आपको रीडिंग नोट करते हैं जो डायल के ऊपर सुई से रीडिंग आ रही होती है। ट्रांसड्यूसर के केस में वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और उसको जब एक इंटरवल डिफाइन कर देते हैं तो वो खुद ब खुद रीडिंग को नोट करता रहता है। अदरवाइज प्रिंसिपल दोनों का सेम है। इसके बाद एक यहाँ पे एक प्रेशर पैनल है जो आपका डिवाइस ऊपर पड़ा हुआ है, उसके बैक पे दीवार पे लगे हुए 2 पैनल हैं जिसके अंदर पाइप जुड़े हुए हैं। एक जो बड़े वाला है उसको हम कहते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, क्योंकि यहाँ से प्रेशर डिवाइड हो रहा है आगे मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। इसी तरह एक छोटा पैनल लगा हुआ है जिसके ऊपर इस तरह का ऊपर ग्लास कंटेनर लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं वाटर पैनल। यहाँ से वाटर डिवाइड होता है, वैक्यूम और वाटर का कॉम्बिनेशन, वो कैसे वैक्यूम सक होता है और वो कैसे डिवाइड करता है, ये बेसिकली आपका वॉल पैनल है, वाटर नहीं सॉरी वॉल पैनल। अच्छा, इसके बाद हमारे केस में जो लोडिंग अप्लाई हो रही है और नोट हो रही है वो एक प्रूविंग रिंग के साथ हो रही है, उसके अंदर एक डायल गेज लगी है प्रूविंग रिंग की। ये जो स्कीमेटिक अरेंजमेंट है इसके अंदर प्रूविंग रिंग को एक लोड सेल के साथ रिप्लेस कर दिया गया, वो भी वही करता है, नोट को लोड ही करता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली, देयर इज नो मोर डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 एडिशनल सेल्स पड़े हुए हैं वहां पे, उनको हम कहते हैं एयर वाटर सिलेंडर्स। उसके अंदर एक बलून लगा हुआ है, वो जो बलून है उसके अंदर एयर होती है और बलून के बाहर पानी होता है। वो एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उस पानी के ऊपर, लेकिन एयर पानी के साथ मिक्स नहीं होती बिकॉज एयर ने हमेशा बलून में रहना है और पानी ने बलून के बाहर। ये वो 2 सिलेंडर हो गए। इसके बाद एक डिवाइस होती है वॉल्यूम चेंज ऑपरेटर्स। वॉल्यूम चेंज ऑपरेटर्स हमारे फॉर्म में क्या है कि 2 ब्यूनिट्स की शक्ल में दीवार पे लगा हुआ है, दैट्स वॉल्यूम चेंज ऑपरेटर्स। वॉल्यूम चेंज ऑपरेटर्स ये करता है कि जब सैंपल को कंप्रेस किया जाता है, जब वो किसी भी स्टेज के ऊपर जब उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं वॉल्यूम के अंदर, वो कंप्रेस करे या एक्सपैंड करे, तो ये मेजर करता है कि वो कितना कंप्रेस हुआ या एक्सपैंड हुआ। ये इसको इलाज करके दिखाया गया एयर वाटर सिलेंडर। द डिफरेंस बिटवीन एयर वाटर सिलेंडर एंड ट्राइजल सेल अगर ब्रॉडली एक लेमैन की तरह देखा जाए तो उसमें क्या है कि एक के अंदर बलून है दूसरे में नहीं। तो 2 ऐसे सिलेंडर हैं जिनके अंदर ये ब्लैक बलून है, जबकि एक वो सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर एक्चुअली सैंपल आना है, तो इसको हम ट्राइजल सेल कहते हैं। और ये एयर वाटर सिलेंडर हैं, ये 2 होते हैं क्योंकि हमें 2 तरह के प्रेशर अप्लाई करना होता है, एक सेल प्रेशर एक बैक प्रेशर, तो ये इस वजह से 2 है। उसके बाद एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का काम यह है कि ये पानी के अंदर से एयर को सक करता है, क्योंकि पानी के अंदर एयर मिक्स्ड है। अगर पानी में एयर मिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि वाटर इज कंप्रेसिबल बिकॉज एयर इज कंप्रेसिबल। हम ये चाहते हैं कि उस वाटर के अंदर से एयर निकल जाए ताकि वाटर वुड बिकम ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। जब कोई चीज इनकंप्रेसिबल होगी तो उसके ऊपर लगा हुआ प्रेशर डायरेक्टली एज इट इज आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो मटेरियल खुद कंप्रेसिबल हुआ, उसके अपने अंदर वॉल्यूम चेंज हो सकता हुआ, तो वो उस प्रेशर के अगेंस्ट पहले खुद कंप्रेस होगा फिर आगे शिफ्ट करेगा। तो इस वजह से हमें एयर को पानी में से सक करना होता है एक आइडियल टेस्ट के लिए, ताकि वाटर डी एयर्ड वाटर बन जाए और वो फर्दर कंप्रेशन की सिचुएशन में ना जाए बल्कि वो इनकंप्रेसिबल बन जाए और फिर हम उसको अपने टेस्ट में इस्तेमाल करें।
इसके बाद एक कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर जहां जहां एयर की जरूरत है उसको प्रेशराइज करता है और एयर की सप्लाई देता है। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो कि सेल की सैम्पलिंग एसेसरीज हैं, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली नायलॉन मेम्ब्रेन है। ये सैंपल के एक्सटीरियर लगाई जाती है ताकि पानी जो बाहर से सैंपल को प्रेशर लगाएगा, अगर वो डायरेक्ट मट्टी के साथ इन टच हो गया तो वो तो सारा उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। सो इट्स अ डिफेंस लाइन बिटवीन द वाटर एंड द सॉइल। ये एक टॉप कैप है, एक बॉटम कैप है जो कि सैंपल के एक ऊपर लगता है एक नीचे लगता है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग टूल है, इसको सक्शन के साथ सैंपल के ऊपर इन मेम्ब्रेन को चलाने के लिए इस तरह पोरिंग्स हैं, ये सील करते हैं मेम्ब्रेन को सैंपल के ऊपर और नीचे ताकि पानी अंदर ना जा सके। उसके बाद ये प्रिस्क्राइब्ड डिस्क है, ये जैसे आपका फिल्टर पेपर होता है इसी तरह वो जो पोरस स्टोन होता है जिसके अंदर से पानी गुजर सकता है लेकिन पार्टिकल्स नहीं जा सकते, ये पोरस स्टोन है। और इसी तरह फिल्टर पेपर है जैसे CBR टेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल होता है कि उसके टॉप पे और बॉटम में फिल्टर पेपर लगा देते हैं टू अवॉइड द माइग्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इसी तरह कुछ और एसेसरीज हैं जनरल अटैचमेंट की जो कि जनरली वहां पे ऑलरेडी लगी हुई है। ये कुशन फिटिंग्स होती हैं, इसको आप प्रेस करते हैं और रिलीज कर लेते हैं और दोबारा प्रेस करते हैं तो कनेक्ट कर लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप की फिटिंग्स हैं जिसके अंदर कुछ 6 मिलीमीटर की होंगी जनरली जो अंदर इस्तेमाल होता है, और कुछ जो 8 मिली की होंगी और शायद कुछ 10 की हो जो कि ऑलरेडी ऊपर अटैच्ड है। अभी तक इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, ये ज्यादा चीजें बातें अब इसको देख लेने के बाद जब इक्विपमेंट को जाके देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मुझे भी सेंड कर दे, ठीक हो गया। असेंबलिंग द इक्विपमेंट, ये जनरल डायग्राम बना दी है ताकि अगर कभी आपसे इक्विपमेंट डिसेंबल हो जाए, आपको कहीं अगर कल को शिफ्ट करना पड़ जाए या आप किसी भी स्टेज पे इस चीज को चेक करना चाहें कि इक्विपमेंट ठीक तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है, तो वो इस डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं। ये डायग्राम एक बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है, वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर सैंपल को टेस्ट किया जाता है। अब इसके अंदर आप देखें कि उन्हीं सारे इक्विपमेंट को डिफरेंट लाइंस के साथ आपस में जोड़ दिए। ये ऊपर भी ऐसे ही जुड़ा होगा लैब में और इसको हम दोबारा वहां पे चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक पार्ट जो ऊपर आपके पास लगा हुआ है वो हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम है एक दरमियान में। वो आम तौर पे सॉइल के लिए इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो जो कि कनेक्टेड है उसको हम चाहें तो उतार भी सकते हैं। वो 2000 kPa से ज्यादा के प्रेशर के लिए ऑयल प्रेशर सिस्टम है, वो अभी आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो चाहें तो वो इन बिटवीन थीस सिलेंडर्स अटैच किया जा सकता है। इसको मैं ब्रीफली बता दूं आपको, एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप के साथ आगे एक फ्लास्क लगी हुई है। आपके केस में शायद ऑटोमेटिक वाटर ट्रैप सिस्टम हो, या आपने एक बॉटल देखी होगी जिसके अंदर सिलिका जेल पड़ा हुआ है, ब्लू कलर की बॉटल है। वो बेसिकली क्या करती है, वो एयर में से वाटर को ट्रैप करती है। एक वो चीज है जिसके अंदर हम वाटर में से एयर को ट्रैप करना चाहते हैं, वो हम वैक्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वैक्यूम पंप चलाएंगे कि यहाँ पे वाटर ट्रैप सिस्टम ये फ्लास्क की शक्ल में या सिलिका जेल की शक्ल में, और उसके बाद ये यहाँ पे इधर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये पाइप ऊपर, दो ऑप्शंस हैं इसके अंदर ग्लास सिलेंडर। एक ऑप्शन वो है जिसके अंदर वाटर सप्लाई जा रही है, वाटर सप्लाई यहाँ पे आपको कनेक्टेड है, और दूसरे में एयर सक हो रही है। पानी अंदर होगा, इसके जब एयर सक होगी तो क्या करेगा, बबल्स बनेगा, पानी के अंदर से एयर को सक कर लेगा। अब ये DI वाटर बन जाएगा। इसको इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि इसको आपको 10, 15, 20 मिनट तक चलाना होता है पानी को फिल करने के बाद, ताकि उसमें से सारी एयर निकल जाए, और वहां से चल जाता है तो उसके बाद उसको रिलीज करते हैं। अब ये जो सिलेंडर है ये बाय ग्रेविटी, इस ब्लू लाइन को देखें, यहाँ से पानी का सप्लाई दे रहा है किसको, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। जबकि पानी का सप्लाई इधर आ जाता है तो इसके बाद इसको इन दो सिलेंडर्स को फीड करते हैं, ये एयर वाटर सिलेंडर्स। The objective is one cylinder is meant for cell pressure, the other is for bag pressure. सेल और बैग को थोड़ा सा मजीद आगे चलेंगे तो मैं और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि वहां से ये एयर की सप्लाई आ रही है। ये एयर बेसिकली कहां से आ रही है, कंप्रेसर से। पानी कहां से आ रहा है, इस सिस्टम से जो कि DI हो चुका है। जब ये इधर आ गया तो अब एयर और वाटर दो चीजें आ गई। इसमें से वाटर जा रहा है, ये बलून के बाहर होगा,
اور جو air آ رہی ہے یہ green, it will be inside the balloon. So once you fill the cylinder with water and then start entering air in the balloon will tend to expand, and what it will do, it will apply pressure on the bottom. تو پانی pressurized ہوں گے. Same is the case in this. اس کے اندر بھی اسی طرح دو لائنز ہیں, ایک واٹر کی ایک ایئر کی. اس کے اندر جو واٹر کی لائن ہے وہ بیسیکلی تھرو ہو کے آتی ہے, یہاں سے آگے فردر جاتی ہے والیوم چینج آپریٹرز میں. آپ کے کیس میں وہ پیورٹس لگی آبجیکٹیو سے, اور وہاں سے پھر جو لائن ایگزٹ کرتی ہے وہ آگے اٹیچ ہوتی ہے سیل کے ساتھ جس کے اندر ہم نے سیمپل لگانا ہے. یہ سیل کی بیس پلیٹ. اور پھر یہاں سے ایک لائن جو ہے یہ دوسرے سلنڈر سے آتی ہے اور وہ ادھر اٹیچ ہوگی. جو بیک پریشر کی لائن ہے وہ جنرلی سیمپل کے اندر پانی انٹروڈیوس کرتی ہے, اور جو سیل پریشر کی لائن ہے وہ سیمپل کے باہر سے کمپریس کرتی ہے. اور اس کے بعد ایک لائن جو ہے یہاں سے آگے کنیکٹ ہو کے وہاں پہ ایک اور پریشر ٹرانسڈیوسر لگا ہے. اگر ہم چیک کرنا چاہیں کسی خاص اسٹیج کے اوپر کہ ود ان دا سیمپل پریشر کتنا ہے, وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جنرل ارینجمنٹ ہے. اب یہ اتنی واضح نہیں ہو رہی ہوگی جب اس کو پریکٹیکلی کریں گے, بلکہ بار بار کرنے کے بعد یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. یہ ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو میں یہاں پہ پورا ایکسپلین اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کو ہینڈز آن اکوپمنٹ کے سامنے کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سا بال 1 ہے 2 ہے 3 اور ایکچولی اس سے کیا آپریشن ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر پہلا کام آ رہا ہے کہ ہم ڈی ایئرنگ کریں گے پانی کی, جو اوپر پانی کا ٹینک پڑا اس کی ڈی ایئرنگ کریں گے. سیکنڈ کے اندر ہم ایئر واٹر سلنڈرز کو فل کریں گے. سلنڈر اس کا پورا پروسیجر اس میں موجود ہے اور آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر کے یو کین ڈو اٹ. اسی طرح سیل پریشر سسٹم چیک ہے جس کے اندر ہم نے سیل کے اندر پانی انٹروڈیوس کرنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے. اس کو پریشر اپلائی کریں گے. ابھی سیمپل نہیں لگا ہوا, ابھی ہم صرف چیک کر رہے ہیں اس کو. اسی طرح ہم بیک پریشر سسٹم جو ہے اس کو چیک کریں گے. بیک پریشر سسٹم کے اندر بھی اسی طرح والیوم چینج آپریٹرز کے اندر سے ہو کے اور پورا پانی کا فلو, بیسیکلی آپ کو سائیکل کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا پروسیس پورا چل رہا ہے. جب یہ چیز انشور ہو جاتی ہے تو پھر ہم سیمپل کے اوپر بھی ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی چار کمیشننگ کے 4 اسٹیپس ہیں. ایک ڈی ایئر واٹر کا پروڈکشن, اس کے بعد آپ نے سیل پریشر کو چیک کرنا ہے, بیک پریشر کو چیک کرنا ہے اور ایئر واٹر سلنڈرز کو فل کرنا ہے. یہ 4 چیزیں. سوری 5 ہی پور پریشر کا چیک ہے. پور پریشر کو بھی چیک کرنا ہے, جو یہاں سے لائن نکلتی ہے پور پریشر جا رہی وہ بھی چیک ہوگی. اوکے, نیکسٹ از افیکٹو اسٹریس. بیسک کانسیپٹ افیکٹو اسٹریس بیسیکلی کیا چیز ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اور اگر نہیں تو وہ یہ سوائل جو ہے بیسیکلی از اے مکسچر آف کیا ایئر وائڈز, واٹر اینڈ سوائل پارٹیکلز. The stress carried by particle to particle, that is the effective stress. جو صرف سوائل کے پارٹیکل آپس میں کیری کرتے ہیں وہ effective stress ہے. اور stress carried by the water in the gaps is the pore water pressure. تو ان دونوں کو اگر ہم sum up کر دیں so that will be total stress. ہمارے پاس 3 چیزیں, ایک effective stress, ایک pore water pressure stress, you know, it's almost the same thing because load per unit area, اور ایک total stress. Now the effective stress is equal to the total stress minus pore water pressure. Pore water pressure is U value, this sigma is total stress and sigma prime is effective stress. اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا رہا ہے کہ جو total stress ہے obviously any stress applied, اب ایک میٹیریل کے اوپر stress apply ہو رہی ہے وہ تو total, اب وہ اندر جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. کچھ ایسی ہے جو کہ سوائل کے پارٹیکل کیری کرے, دیٹ ول بی دی افیکٹو اسٹریس. اور اس کے اندر سے ایک کمپونیٹ ایسا ہے جو کہ اس کے اندر پڑا ہوا پانی کیری کرے, اسپیشلی اگر اف دا سوائل از سیچوریٹڈ. اگر سوائل سیچوریٹڈ ہے, سیچوریٹڈ کا کیا مطلب ہے, آل دی وائڈز فلڈ ود واٹر. سیچوریٹڈ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جتنے بھی اس میں گیپس ہیں وہ سارے فلڈ ود واٹر. اگر وہ سارے گیپس فلڈ ود واٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس سوائل کے اوپر وزن لگایا جائے گا, اسٹریس لگائی جائے گی, تو لازمی نہیں ہے کہ سارے کا سارا لوڈ صرف سوائل کے پارٹیکلز کیری کریں. اس کی ایک ایگزامپل ہے بڑی سمپل. آپ کو کرش کا پتہ ہے, بجری جسے ہم آپ ہوتے ہیں اسٹون کرش. اگر وہ کرش آپ نے ایک گلاس میں ڈالی ہو اور اس گلاس کے اندر پانی نہ ہو تو آپ اس کرش کے اوپر جو بھی ویٹ ڈالیں گے وہ سارا کون کیری کرے گا,
वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वही करेंगे। तो इस केस के अंदर पानी मौजूद नहीं। सो आपकी टोटल स्ट्रेस जो ऊपर से अप्लाइड फर्ज करें एक्स है या पी वैल्यू है, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी पी प्राइम जिसको हम कह रहे हैं, जैसे यहाँ सिग्मा प्राइम कह रहे हैं, वो इक्वल होंगे क्योंकि उसमें वाटर प्रेशर है ही। लेकिन अगर इसी क्लास के अंदर हम पानी भर दें तो जनरली अगर तो पार्टिकल आपस में इन कांटेक्ट, उनके किसी दो पार्टिकल के दरमियान की बाउंड्री के ऊपर पानी नहीं है, तो जनरली अभी भी को वाटर प्रेशर जीरो ही होता है। इसी वजह से सैंड्स के अंदर पानी बहुत तेजी से निकल जाता है उसके। लेकिन इसकी फर्क अगर हम मटेरियल का टाइप बदल दें, अब उसके अंदर ग्रेवल भरने की बजाय हम सिल्ट या क्ले, अगर आपने देखा ब्राउन मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वो भर दें और फिर उसके अंदर पानी भी डाल दें, और पानी इतना डाल दें कि उसके अंदर से बबल्स निकलना बंद हो जाए, मतलब पानी से वो सेचुरेट हो जाए। अब जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो सारे का सारा लोड वो क्ले के पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं दे रहे होंगे, बल्कि कुछ लोड वो पानी भी ले रहे होंगे। इससे भी सिंपलेस्ट मिसाल ये है कि वही क्ले ग्लास से निकाल के अपने पाम में रख दें, और पाम में रखने के बाद उसको जितनी जोर से दबा सकते हैं दबाएं, तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि आपकी उंगलियों के दरमियान जो गैप्स है वहां से पानी नुचड़ के बाहर आना शुरू हो जाएगा। वो नुचड़ के बाहर आने का वजह यह है कि क्योंकि उस मिट्टी के अंदर जो गैप्स थे, उनके अंदर जो पानी था, जब आपने ऊपर टोटल स्ट्रेस अप्लाई किया तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो पानी स्क्वीज करके बाहर आ गया। वो कब तक बाहर आएगा? वो तब तक बाहर आएगा जब आपकी ऊपर से अप्लाइड फोर्स, जिसको हम टोटल स्ट्रेस कह रहे हैं, टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो, और जो पार्टिकल उसका वजन सहार सकते हैं वो, और जो पानी, वो पार्टिकल और पानी वाला वजन आपकी टोटल अप्लाइड स्ट्रेस के अगर बराबर हो जाएगा तो उसके बाद मजीद पानी निकलना बंद हो जाएगा। जैसे ही पानी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल करीब आना चाह रहे हैं, तो पानी स्क्वीज करके बाहर आएगा। ये जो पानी स्क्वीज करके बाहर आ रहा है या पानी के ऊपर जो प्रेशर है, ये ऐसे केस में आमतौर पे इसी को हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं कि जो उसके पोर्स के अंदर पानी है उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर आ गया, और उस एक्सेस प्रेशर को मैनेज करने के लिए वो स्क्वीज आउट होती है। वो जो स्क्वीज आउट होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ड्रेनेज ऑफ द मटेरियल, जब वो कंसोलिडेट हो रहा है, वजन पड़ने की वजह से ऐसा तो पानी बाहर निकलता है। तो ये बुनियादी इन्हीं सारी चीजों को हम तो इसमें ट्राइजल के अंदर मॉडल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हम सैंपल के ऊपर टोटल स्ट्रेस लगा सकते हैं और उसके अंदर पोर वाटर प्रेशर बाकायदा मुहैया कर सकते हैं, और उसको डिफरेंट स्टेजेस में इन प्रेशर्स को कम ज्यादा करके, आपके अप्लाइड प्रेशर को कम ज्यादा करके, उसके अंदर होने वाली चेंजेस को बड़ी तफसील के साथ मॉनिटर कर सकते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइजल। इसके बाद और ये सारी कंडीशंस प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर आ रही हैं। इसकी बेशतर मिसालें, जिसके अंदर एक मिट्टी है जो कि पानी से बिल्कुल सैचुरेटेड है और आपने बड़ी जल्दी से उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी। अब वो सैचुरेटेड बिल्डिंग के वजन की वजह से उस मिट्टी के अंदर जो पानी है, जैसे पाम के अंदर मिट्टी में पानी था, वो पानी अंदर प्रेशर आ गया। अब इसको जगह चाहिए। ये उस प्रेशर के अंदर शायद 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल या 10 साल ये पानी स्क्वीज आउट करे। हम इसको मॉडल कर सकते हैं कि हम उसी मिट्टी का सैंपल लें, उसके ऊपर उतना वजन लगा दें जितना उस बिल्डिंग ने देना था, और उसके बाद उसके अंदर वो वाटर प्रेशर को मैयत करें, और मैयत करने के बाद हम उसकी ड्रेनेज ओपन कर दें, अलाउ कर दें पानी बाहर निकलने को, एंड वी कैन एस्टिमेट दैट हाउ लॉन्ग इट टेक्स, और उसके बाद ये कंसोलिडेट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यही कंसोलिडेशन आप अपने लेबोरेटरी टेस्ट में कंसोलिडेशन के टेस्ट में करते हैं, लेकिन उसके अंदर सिंपल वजह यह है कि आप कंसोलिडेशन का टेस्ट कर रहे होते हैं, आप स्टेजेस में लोड इंक्रीमेंट लगा के सिर्फ कंसोलिडेशन देख रहे हैं। यहाँ पे हम उस सैंपल की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, हम बाद में इसको क्रश करेंगे और उसकी शीयर स्ट्रेस प्रॉपर्टीज जो है वो इवैल्यूएट करेंगे कि अगर फील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करते हुए जब इसको क्रश करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या निकलती हैं, बजाय इसके कि अगर हम ना तो उसको बाहर से कोई प्रेशर लगा सकते हैं, जैसे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जिसमें हम बाहर से कोई प्रेशर लगाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। इसी तरह हम सैंपल को अंदर से सैचुरेट करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते। उसके सैचुरेट होने के बाद अंडर द अप्लाइड लोड हम उसमें से पानी के ऊपर आने वाले प्रेशर को मेजर करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते, और उस प्रेशर के डिसिपेट होने पे कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको मेजर करने की भी कैपेबिलिटी नहीं रखते। तो ये जो टेस्ट है इसको हम अनकन्फाइंड जो है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। ट्राइक्सियल के अंदर हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और उसके नतीजे में आने वाले चेंजेस उनको नोट कर सकते हैं।
सो ये बेसिकली डिफरेंस है ट्राइक्सिल का. आम तौर पे स्टैंडर्ड ट्राइक्सिल के अंदर हम 3 हिसाब के टेस्ट करते हैं. एक है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, इसको हम यूयू टेस्ट कहते हैं. दूसरा टेस्ट है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड और तीसरा है कंसोलिडेटेड ड्रेन. कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, सबसे पहले इसकी बात करते हैं. ये टोटल स्ट्रेस टेस्ट है. इस टेस्ट के अंदर हम सैंपल को प्रेशर तो लगाते हैं बाहर से, लेकिन उसके बाद हम उसको कंसोलिडेट नहीं होने देते. मतलब उसकी वजह से सैंपल के अंदर पानी पे अगर कुछ प्रेशर आता है तो हम उसका ड्रेनेज वॉल नहीं खोलते, जिसकी वजह से सैंपल कंसोलिडेट नहीं हो पाता और हम उसको डायरेक्ट शीयर कर देते हैं. इसी तरह दूसरा जो है इसमें कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, इसके अंदर हम सैंपल को कंसोलिडेट तो कर देते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं, सैचुरेट करते हैं, पहले उसको बाहर से प्रेशर लगाते हैं और उसके बाद उसके अगेंस्ट ड्रेनेज वॉल ओपन करते हैं कि कोई पानी निकलना चाहता है, जैसे पाम में से निकलना चाहता है तो निकल जाए. उस पानी के निकलने से क्या होगा, सैंपल कंसोलिडेट हो गया. अब हम उसको शीयर करने लगे, वर्टिकल फोर्स लगा के बकायदा जैसे अनकन्फाइंड में करते हैं. उस स्टेज के ऊपर हम ड्रेनेज वॉल बंद कर देते हैं. उस शीयरिंग के केस में पानी को बाहर नहीं निकलने देते. इस वजह से हम इसे कहते हैं कि कंसोलिडेट तो हो गया, बट इट्स अनड्रेन्ड इन द शीयरिंग स्टेज. ये ऐसे ही है कि आपने एक डैम की कंस्ट्रक्शन की. डैम की कंस्ट्रक्शन की और डैम की कंस्ट्रक्शन जब होती है या एम्बैंकमेंट की, तो उसके अंदर आप लेयर बाय लेयर मिट्टी डालते हैं और उसको 95% मॉडिफाइड आश्टोर या समथिंग सिमिलर के ऊपर कंपैक्ट कर देते हैं. जिसका क्या मतलब है कि आपकी एयर वॉइड रेशियो इज लेस देन 5%, क्योंकि एयर नहीं है उसके अंदर. वो सैंपल ऑलमोस्ट जब प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं तो सैंपल सैचुरेट हो चुका होता है, क्योंकि आपने उसके एयर वॉइड्स निकाल दी. वो जो 4, 6, 10, 8% पानी होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का, वो ऑप्टिमम होता है. इससे मजीद वो लेगा तो उसकी डेंसिटी पूरी अचीव नहीं होती, बल्कि कम हो जाती है. वो गैप्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर एयर वॉइड्स बढ़ जाते हैं. अब जो डैम बनाया वो काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड था, क्योंकि आप लेयर डालते थे और कंपैक्ट करते थे. अभी कंसोलिडेट हो गया, इसके अंदर कोई एयर नहीं बाकी बची और जो पानी एक्सेस था वो भी निकल गया हुआ है, क्योंकि आपने कंपैक्शन कर दी रोलर चला के. अब उसके बाद क्या हुआ, अचानक इंबाउंडिंग हो गई. इंबाउंडिंग से क्या बना रहा है कि पानी इकट्ठा हो गया पीछे. उस पानी ने क्या किया, उस पानी ने लोड अप्लाई किया, जस्ट लाइक एक सैंपल, उसको हम क्रश करने लगे. और वो इतनी तेजी से पानी आया कि उस पानी के एडिशनल लोड की वजह से जस्ट लाइक अ वर्टिकल लोड, अब इसके अंदर पानी जो मिट्टी के अंदर था उसको कंसोलिडेट ड्रेन करने का मौका नहीं मिला. वो कंप्रेस होना चाहा, उसकी वजह से एक्सेस वाटर प्रेशर जनरेट हुआ, लेकिन उसको ड्रेन करने का मौका नहीं मिला. तो ये मिसाल है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट. अब इसी के अंदर एक और स्टेज आपने डैम बनाया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस में बनाया, ये कंसोलिडेटेड. अब पानी अगर उसके अंदर डैम में पानी चढ़ रहा है, वो इतना स्लो चढ़ रहा है कि वो उसकी वजह से जो कोई एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा उसको टाइम इतना स्लो है ऊपर चढ़ने का कि वो प्रेशर डिसिपेट कर सकता है. तो ये मिसाल है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट कि जिसके अंदर आप वर्टिकल लोड या अप्लाइड स्ट्रेस इतनी स्लो लगाते हैं कि उसकी वजह से अगर कोई एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है तो वो भी ड्रेन करता है. तो ये बुनियादी 3 टेस्ट हैं जो कि ट्राइक्सिल में हम स्टैंडर्ड ट्राइक्सिल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं और ये कैपेबिलिटी आपके पास मौजूद है. अच्छा, इसके बाद ये थोड़ा सा मोर एट द काइंड ऑफ लास्ट स्टेज ऑफ द टेस्ट होगा कि जिसके अंदर इसके वो पैरामीटर्स ये उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है या बहुत ज्यादा परफॉर्म करना है, ये ड्यूरिंग द टेस्ट ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते. लेकिन मैं वैसे भी बता दूं कि इसके अंदर क्या है कि हम इस सारी चीजों का एक हमने परफॉर्मा बनाया हुआ है कि हम इनको किस किस स्टेज पे कैसे नोट करें. एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट अगर यूयू भी हो, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड भी हो, तो ये आमतौर पे एक दिन में यूयू तो शायद फिर भी हो जाए, लेकिन सीयू या सीडी ये एक दिन का टेस्ट नहीं. इट नीड्स अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड एन अनइंटरप्टेड ऑपरेशन. इसको आप दरमियान में रोक के और फिर दोबारा ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी स्टेजेस हैं. अगर एक सैंपल कंसोलिडेशन में लगा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन सॉइल. अब एक क्ले बड़ी ही जबरदस्त किस्म की प्लास्टिक क्ले है, इट मे टेक 15 days टू ड्रेन. लेकिन एक सैंड है, एक रिवर सैंड है, जैसे हमारे यहाँ रावी या चिनाब की सैंड है, इट मे ड्रेन इन 2 hours. तो वो जो ड्रेनेज का प्रोसेस है, ये सारी चीज आप पहले से विद एक्सपीरियंस तो एस्टिमेट कर सकते हैं,
لیکن سرجنز پہلے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ٹیسٹ میں 3 دنوں میں کرنا اس کو کافی وقت لگا تو پلس یو نیڈ ٹو ٹیسٹ 3 سیمپلز ٹو میک یور مور سرکل اینڈ دی شیڈنگ ڈائگرام. تو یہ بیسیکلی اس وقت زیادہ واضح ہو جائے گا. اس کے اندر ایک سیمپل ڈیٹا بھی ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا اہم وہ اس میں نظر نہیں آ رہا, وہ ہے سیچوریشن کا جو اسٹیپ ہے جس میں ہم سیمپل کو پہلے سیچوریٹ کرتے ہیں. کہ وہ سیچوریشن ہم کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ سیمپل باقی سیچوریٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا, کوئی ایسا جادو تو نہیں ہے. تو اس کے لیے اسکیمپٹن ایک ریسرچر تھا انگلینڈ کا جس نے پور پریشر بی پیرامیٹر ڈیوائس کیا. پور پریشر بی پیرامیٹر کیا تھا؟ اٹ واز اے ریشو بٹوین دا چینج ان اسٹریس ٹو دا چینج ان پور پریشر. کیسے؟ اگر کوئی سیمپل سیچوریٹڈ, میں بریفلی اس کو بتاؤں گا باقی اگر کوئی سیمپل سیچوریٹڈ اور آپ اس کے اوپر ایک ورٹیکل فورس لگائیں, پہلے اس کے اوپر سے فورس جو پہلے پڑی تھی وہ 100 kg تھی. اب اگر اس کے اوپر ایک ورٹیکل فورس آپ نے 100 سے انکریز کر کے 150 کر دی, تو یہ جو 50 کا انکریمنٹ اس کی وجہ سے, بلکہ اس کو اور آسان کرتے ہیں 100 کی بجائے اس کو 200 کر دیں, تو یہ جو 100 کا انکریمنٹ آیا اس کی وجہ سے اگر سیمپل سیچوریٹڈ اور voids filled with water تو اس کی وجہ سے پور واٹر پریشر میں کتنا اضافہ ہوگا. یہ وہ بیسک ہے جس کے اوپر وہ یہ اسیس کرتا ہے کہ سیچوریشن ہوئی ہے نہیں. اگر ہم نے 100 کا پریشر لگایا, اگر سیمپل فلی سیچوریٹڈ ہے تو اس کے اندر پورس کے اندر جو پریشر ہے وہ کتنا بڑھ جائے گا, وہ 100 ہی بڑھے گا آئیڈیلی, کیونکہ وہ سارے کا سارا اگر سیمپل پہلے فلی سیچوریٹڈ تھا تو فرسٹ آف آل جب تک اس کے اندر سے پانی نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, امیجن یور ہینڈز آر سیلڈ اور آپ پریشر لگاتے ہیں اور وہ مٹی کے اندر سے پانی کو سکویز کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ سارے کا سارا پریشر پانی بیئر کرے گا. اس کیس میں اس کی افیکٹو اسٹریس زیرو ہوگی کیونکہ پور واٹر پریشر آپ کے چینج کے برابر ہو جائے گا. تو اسکیمپٹن پور پریشر بھی پیرامیٹر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 95% تک آ جائے تو یو کنسیڈر اٹ کہ the soil is saturated and then you can proceed to your next stage. تو یہ بیسیکلی اس کے اندر کیا ہے کہ یہ پی پیرامیٹر اسیس ہوا. اس میں کیا ہوا کہ اس نے انکریمنٹ لگایا, یہ سیل پریشر بیک پریشر اور یہ پور واٹر پریشر ڈفرنس, اس نے انکریمنٹ لگایا اور اس انکریمنٹ کے اگینسٹ وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ کتنے پرسنٹ پی پیرامیٹر, مطلب 0.17 پھر اس نے دوبارہ ٹرائی کیا, پھر کچھ وقت کے لیے اس کو سیمپل کے اندر پریشر لگا کے اس کو رکھ دیا 1 دن 2 دن, اور پھر آگے نیا انکریمنٹ لگا کے دیکھا تو اس کے بعد پتہ لگا نہیں ابھی بھی 36% سیچوریٹ. کرتے 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 وہ 86 پہ پہنچا ہے, پروسیڈنگ فردر پہ بھی 95%. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ سیچوریشن کیسے چیک کرتے ہیں. The change in applied pressure to the change in pore water pressure, if the ratio is close to 0.95, then you consider it the sample is saturated. ایسے ہی کنسولیڈیشن ہے. کنسولیڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سیمپل کے اوپر پریشر لگایا اینڈ دین یو اوپن دا ڈرینیج والو اینڈ کیپ ویٹنگ جب تک کہ آپ کا ایکسس پور واٹر پریشر زیرو نہیں ہو جاتا. اور زیرو ہوتا ہوگا جب اس کے اندر جتنا بھی پانی کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ڈرین نہ کر جائے, اور جب وہ زیرو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the soil is consolidated and then you proceed for the crushing test. تو یہ کچھ بیسکس ہیں, پارٹس ہیں, ایک سیکوینس ہے. تو یہ ابھی یہیں پہ ہے, باقی اوپر چل کے دیکھتے ہیں. یہاں تک کسی نے کوئی چیز اگر کچھ نہیں ہو تو